हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, ठीक है, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो इसके 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका था। अब जो हम लोग को पढ़ना है लगभग अंतिम 2 हेडिंग पढ़नी है हम लोग को। तो एक आपके हेडिंग है ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो आइए इसको हम देखते हैं और पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको बताया गया है कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो जो है कि ब्रिटिश एम्पावरमेंट में या ब्रिटिश रूलिंग में, ब्रिटिश शासन में उन्होंने बहुत कुछ झेला। उनकी जो दशा थी, जो कंडीशन थी, वो बद से बदतर जो है कि होती जा रही थी। EEIC, ठीक है, इस नाम से एक जो है कि संगठन बना था। उसने क्या किया कि सब सब उसने गड़बड़ कर दिया। इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, वो जो आइटम बनाते थे, ठीक है, उनको वैल्यू नहीं दी गई। वैल्यू किसको दी गई? रॉ मटेरियल्स को बाहर भेजा गया, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भेजा गया और वहाँ पे जो सामान बनते थे वो फिर आ करके इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड वो बिकते थे। तो हुआ क्या कि जो शहरी इलाके थे, ठीक है, जहाँ राजा रहते थे, जहाँ कैपिटल हुआ करता था, जहाँ राजधानियाँ हुआ करती थी, तो वो धीरे धीरे एक शहर के रूप में बसते चले गए, जहाँ से कारीगरों को काम मिलता था। लेकिन ब्रिटिशों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, कुछ ऐसे नियम बनाए, ठीक है, क्योंकि जो इंडियन आपके जो कस्टमर्स थे या इंडियन जो मैन्युफैक्चरर थे, वो उनको एकदम हटा दिया। इंडिया को उन्होंने क्या किया इंडिया को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको जो निर्माण का हब था, जो इंडिया में जो सामान बनते थे, तो उसको सामान बनाने वाला न बना करके केवल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के रख दिया। उन्होंने कुछ ऐसा नियम बनाया कि बस इंडिया में कच्चा माल तैयार हो। कच्चा माल इन द सेंस रॉ मटेरियल्स। सपोज़ कर लीजिए कि आप कॉटन के कपड़े बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपका कपास हो गया, खेती करके कपास उगाया गया, ठीक है। आप कपड़ों को रंगना चाहते हैं, कपड़ों को कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए नील उगाया गया, इंडिगो की खेती की गई, ठीक है। तो अगर आप चीनी बनाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल उसके लिए आपका शुगर केन आएगा, गन्ना आएगा, तो शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती की गई। तो इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स जो थे, वो जो है कि जिससे प्राप्त होते थे, जिससे रिसीव होते थे, उन क्रॉप्स को, उन फसलों को यहाँ पे उगाया गया और यहाँ से वो चीज़ें सप्लाई करके अपने देश ब्रिटेन में इन्होंने भेजी और वहाँ से फिर प्रोडक्ट के रूप में तैयार हुआ, वहाँ प्रोडक्ट बना और पूरे वर्ल्ड वाइड और पूरे इंडिया समेत सब जगह वो बिका। तो जो मैन्युफैक्चरर था उस समय भारत, जो भारत की उसमें जो धाक थी, जो कॉटन के कपड़े बनाने में, रेशमी कपड़े बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है, सिल्की चीज़ें बनाने में, जेम्स जो यहाँ पे बनाए जाते थे, जो सोने चांदी के जो आभूषण बनाए जाते थे, जो कारीगरी उसमें की जाती थी, जो डिज़ाइनिंग उसमें की जाती थी, ठीक है, शिल्प कला, ठीक है, और मिट्टी की जो कला थी या जो आपकी ललित कलाएँ थीं, जो पेंटिंग्स वगैरह यहाँ बनाए जाते थे, ये सब चीज़ें बनती थी। तो ये इन सब चीज़ों को अंग्रेज़ों ने लगभग ध्यान ही नहीं दिया, वो एकदम पीछे छोड़ दिया और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो-जो चीज़ें उनको ज़रूरी लगीं, उन चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहन देना शुरू किया, उन चीज़ों को उन्होंने बैकअप किया, ठीक है। इंडिया की जो फ़ेमस चीज़ें थीं, तो उसको वो रिस्पेक्ट तो करते थे, लेकिन उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसके जो कारीगर थे, उसके जो मिस्त्री समझ लीजिए, कारीगर समझ लीजिए, वर्कर समझ लिए, उनको इन्होंने बैकअप प्लान नहीं दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी, कोई सरकारी सहायता या गवर्नमेंट एड कोई नहीं दिया, जिसके वजह से ये पिछड़ते चले गए और इतने पिछड़ते चले गए कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। भारत जो मैन्युफैक्चरर था, जो सामान बनाता था, अब सामान नहीं बनाने लगा, केवल रॉ मटेरियल का सप्लायर जो है कि बन कर के ये रह गया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। इंडियन आपकी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो कुटीर उद्योग थे, जो हैंडमेड जो आपके उद्योग थे, उनकी तरफ अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हीं चीज़ों को ध्यान दिया जिनसे उनका फ़ायदा हो सकता था। तो उन्होंने इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए और अपने यहाँ की बनी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने रोड बनाए यहाँ पर उन्होंने रेलवे नेटवर्क बनाया, रेल की पटरियाँ बिछाईं। सबसे पहले जो रेल की पटरियाँ बिछाई गईं, वो मुंबई से ठाणे के बीच बनाई गई 1853 में। तो उन्होंने हमारा सहायता करने के लिए, हमको डेवलप करने के लिए, हमारी जो है कि समाज सेवा करने के लिए रेलवे लाइनें नहीं बिछाईं।
उनको अपने गर्ज था, उनका इसमें फ़ायदा था, क्योंकि इंडिया बड़ा कंट्री था। एक जगह से सामान बन करके या एक कच्चा माल अगर तैयार होता था तो उसको दूसरे छोर में पहुंचाना होता था, उसको वहाँ पहुंचाना होता था जहाँ पानी के जहाज़ से, ठीक है, थ्रू सी, समुद्र के थ्रू वो जो है कि इनके कंट्रीज़ में पहुँच सके। तो या तो वो गुजरात से पहुँचता था, फिर या तो वो बंगाल के रास्ते पहुँचता था। तो वहाँ तक पहुँच जाए सामान इनका, जो भी इनकी रॉ मटेरियल्स थी, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच जाए, इसके लिए इन्होंने पूरे इंडिया में लगभग धीरे-धीरे रेल नेटवर्क, रेलवे लाइन बिछानी शुरू की। उसका काम इन्होंने शुरू करवाया, और जब उसका काम इन्होंने शुरू करवाया तो उसी समय संजोग से सुएज़ कैनाल बन रहा था इजिप्ट में। सुएज़ कैनाल जब बन गया तो अफ्रीका की जो दूरी थी वो और कम हो गई। सुएज़ कैनाल बनने से, ठीक है, दूरी कम हो गई, और जब दूरी कम हो गई तो आराम से ये अपना जो सामान था आराम से बेच सकते थे। ब्रिटिश पॉलिसी जो था वो वन वे फ्री ट्रेड के रूप में था। यानी वन वे फ्री ट्रेड का मतलब है कि इंडिया से इंडियन जो सामान थे, जो इंडियन इंडस्ट्री के सामान थे, वो बाहर जाके ना बिकने पाए, लेकिन बाहर से जो सामान, ब्रिटेन से जो सामान बन के आ रहा है वो इंडिया में बिके। यानी यहाँ से केवल रॉ मटेरियल जाए, ठीक है, कच्चा माल हम दें और वो अपनी फैक्ट्री में सामान बनाएं और बना करके उल्टे वो हम ही को बेचें। तो ये जो चीज़ें थीं वो इंडियन जो क्राफ्टमैन थे, जो भारतीय कलाकार लोग थे, जो मूर्तिकार थे, जो आपके वर्कर थे, जो एक्सपर्ट थे, उनके फेवर में ये चीज़ें नहीं थीं। उनके फेवर में चीज़ें तब होती कि जब इंडिया का सामान इंडिया में बनता, इंडियन लोग बनाते और उसको बाहर बेचा जाता या इंडिया में बेचा जाता, तो जो फ़ायदा होता सीधे-सीधे उनको होता। आपको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि कोलगेट जो कंपनी है, जो जिसका मंजन या जिसका टूथपेस्ट आप आता है, आप उसको करते हैं, तो कोलगेट इंडियन कंपनी नहीं है, वो अमेरिकन कंपनी है। 1992 में जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर भी हुए, उन्होंने इसको अपनाया था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो 1992 में जो इंडिया का मार्केट था वो विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। तो कोलगेट कंपनी इंडिया में आई और कोलगेट कंपनी यहाँ ने जो है कि टूथपेस्ट बनाना यहाँ पे शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया और हर भारतीय के ज़बान पे, हर भारतीय की जो है कि दिमाग में कोलगेट आ गया। लोग कोलगेट का खूब यूज़ करने लगे। तो अमेरिकन कंपनी यहाँ आके सामान बनाती थी और जितना भी पैसा होता था यहाँ पे, सारा का सारा पैसा अपने देश वो ले जाती थी। हम उनके एज ए कस्टमर थे, हम उनके कंज्यूमर थे। हल्का-फुल्का टैक्स वो दे देती होगी, जो गवर्नमेंट को टैक्स देती होगी, लेकिन बनाती है यहीं बनाती थी, बना करके जो है कि वो ले जाके अपने कंट्री में सारा पैसा जो भी कलेक्शन होता था सब अपने कंट्री में ले जाते थे। तो होता क्या था कि हमें सामान की ज़रूरत तो पूरी हो जाती थी, भाई हमको टूथपेस्ट चाहिए तो हमको आराम से मिल गया टूथपेस्ट। लेकिन अगर वो टूथपेस्ट जो है कि इंडिया में बनता और इंडियन लोगों को उस काम पे रखा जाता, ठीक है, तो बहुत सारे इंडियन लोगों को उसमें रोज़गार भी मिलता। ये चीज़ें थी। तो कंपनी में जितने लोग हो अगर होते सारे इंडियन होते और इंडियन कंपनी होती, तो इंडियन कंपनी अगर अमेरिका में जाके चाहे ब्रिटेन में जाके सामान बनाती, वहाँ सामान बिक्री करते, तो बाहर का पैसा जो है कि अपने देश में आता। तो इंग्लैंड वाले यही करते थे कि वन वे वो ट्रेडिंग किया करते थे। और जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे, उसके बावजूद भी जो थोड़े से तगड़े जो आपके वर्कर थे या जिनका जिनका भारतीय जो बिजनेसमैन थे, जो अंग्रेज़ों से पहले जो भारतीय लोग जो व्यापार किया करते थे, वो अगर अच्छे खासे पूँजी वाले थे, तो वो चीज़ें अगर अपनी चीज़ें बना करके बना भी लेते थे अगर, और वहाँ पे अगर बेचना चाहते थे, तो उन पे हैवी ड्यूटीज़ लगाए जाते थे। टैक्स उन पे ज़्यादा लगाया जाता था और 400% लगाया जाता था। 400%। सेंट का मतलब होता है एक छोटी-सी मुद्रा है ये, ठीक है? जैसे अपने रुपया पैसा चलता है, तो वहाँ पे सेंट चलता है। इंडियन जो क्राफ्ट वाले थे, वो जो है कि मुकाबला करने में पीछे रह गए, क्योंकि ब्रिटेन से जो सामान बन के आते थे, उन पे जो है कि उतना ज़्यादा टैक्स नहीं रहता था। वो फ्री में सामान आ जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ मालिक थे, अंग्रेज़ों के शहर से आ रहे थे, आराम से आ जाते थे। और आने के बाद से जो है कि वो चूँकि सस्ता बना करते थे, मशीन से बनाए जाते थे, एक ही बार में बना दिए जाते थे और उन पे कोई टैक्स वगैरह लगता नहीं था, तो आराम से उनको सस्ते दामों में बेचा जाता था। और यहाँ के जो लोग सामान बनाते थे, वो थोड़े महँगे होते थे। तो चूँकि अगर अंग्रेज़ों ने सही से ध्यान दिया होता,
ठीक है, इनको भी सब्सिडी दी होती, अच्छी फैक्ट्री यहाँ बनाई होती, तो इंडियन सामान भी अच्छे खासे बिकते, वो भी क्वालिटी वाले थे। लेकिन उनको तो ऐसा करना नहीं था। भाई यहाँ हम इंडियंस उनके लिए ग़ुलाम थे और हमारा सिटी, हमारी जो है कि पूरी पूरी कंट्री उनके लिए कॉलोनी के बराबर थी। यहाँ से उनको रॉ मटेरियल्स लूटना था, ठीक है, अपने पैसे बनाने थे, बना करके अपने ब्रिटेन को मजबूत बनाना था। वो सोशल सर्विस या समाज सेवा करने के लिए तो यहाँ पे वो आए नहीं थे। चार्टर एक्ट जब पारित हुआ, ठीक है, चार्टर एक्ट के बाद से स्थिति जो है कि और बुरी हो गई। लगभग विदेशी कंपनियां जो है कि इंडिया में आ गई, इंडियन मार्केट में आ गई, और एक तरह से मोनोपोली उन्होंने क्रिएट कर दी। कोई भी भारतीय कंपनी सामान बनाने वाली नहीं छोड़ी उन्होंने। जो थोड़ी बहुत कंपनियां थी भी, कंपनी तो नहीं कह सकते उनको, क्योंकि पूरा मार्केट जो है कि ऑर्गेनाइज नहीं था, ऐसा वो कहते थे। हमारे हिसाब से तो ऑर्गेनाइज था, ठीक है। तो किसी भी भारतीय मैन्युफैक्चरर को, या जहाँ सामान बनता था, हैंडमेड जो सामान बनते थे, जो छोटे मोटे कारखाने हुआ करते थे, उनको चैन से नहीं रहने दिया। नियम ही ऐसे बनाए गए, सिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर थे, भारतीय लोग जो सामान बनाने वाले थे, वो मार्केट में टिक ना पाए। सारा का सारा नियम जो है कि किसके लिए बनाया गया था, तो ब्रिटेन की कंपनी के लिए बनाया गया था। उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता था ज़बरदस्त तरीके से। तो दादा भाई नेहरू जी एक हमारे अच्छे लीडर हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले इस बात की तरफ इशारा किया था कि ब्रेन, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी उन्होंने दिया था। उन्होंने इस चीज़ को समझाया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपकी बुक में लिखा हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को समझाया था कि जो कि ब्रिटेन वाले यहाँ कुछ जो पॉलिसी बनाए, जो नियम बनाए हैं, वो इतने ख़तरनाक नियम हैं कि सारा का सारा पैसा यहाँ से विदेश जा रहा है और बदले में वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है। दिखने के लिए तो दिखाने के लिए तो वो कह रहे हैं कि हमने आपके यहाँ रेलवे लाइन बना दी, हमने आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ बना दी, यहाँ सामान बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वर्कर काम पे लग रहे हैं, सबको रोज़गार मिल रहा है। लेकिन ऐसा था नहीं। सारा का सारा फ़ायदा जो है कि अंग्रेज़ों को और उनकी कंपनियों को होता था। कई सारे जो अंग्रेज़ थे, यहाँ व्यापारी बन के आए, ठीक है, यहाँ पे अपना बिज़नेस फैला लिया, और वो दिनों दिन धनी और धनी होते गए, और इंडियन लोग गरीब और गरीब होते गए, ठीक है। उसके बाद से जो अगली हेडिंग आपकी है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अ केस स्टडी इन टेक्सटाइल। तो जो टेक्सटाइल का व्यापार था, भारत शुरू से ही कपड़ों के मामले में बहुत धनी था। उत्तम किस्म के कपड़े यहाँ बनाए जाते थे, हाई क्वालिटी कपड़े बनाए जाते थे, डिज़ाइनदार कपड़े बनाए जाते थे उस समय के। उस समय जो डिज़ाइनें प्रचलित थीं, उसके अनुसार चीज़ें बनाई जाती थीं, और अच्छी खासी बनाई जाती थीं। यहाँ के कॉटन के कपड़ों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में हुआ करती थी। जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले भी हम इसमें नंबर 1 थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि हम इसमें भी पिछड़ गए। जो यहाँ के बुनकर थे, ठीक है, मुझे बस यही एक पेज मिला था, इसके बाद का पेज नहीं मिला है। एक किसी मेरे सब्सक्राइबर ने इसको भेजा था, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ पूरा, आप आराम से समझ लेंगे। जो यहाँ बुनकर थे, जो कपड़ा जो है कि जो बुनते थे, जैसे होता क्या कि कॉटन के कपड़े आप जब बनाएंगे, उससे पहले आपको जो है कि सूत चाहिए, धागा चाहिए। तो कपास की खेती की जाती है, कपास उगाया जाता है, उससे फूल निकलता है, ठीक है, रुईनुमा फूल रहता है। उसी से जो है कि रुईनुमा आपके एक संरचना बन के आती है, उससे धागे निकाले जाते हैं, और धागों से फिर जो है कि तरीके के बहुत प्रकार के कपड़े जो है कि बुने जाते हैं। तो यहाँ जो बुनकर हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से काम करते थे, और हाथों से सारी चीज़ें तैयार किया जाता था। तो जब अंग्रेज़ आ गए, तो उन्होंने सारा नियम हड़बड़ गड़बड़ कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ के बुनकरों को पैसे देने बंद कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट देने बंद कर दिए, ठेके देने बंद कर दिए, और यहाँ के बुनकरों से वो काम करवाना बंद कर दी। यहाँ की जो किसान थे, उनको अपने कंट्रोल में किया, उनको लालच दिया, और उनसे कपास की खेती वो करवाने लगे। और जो कपास हो जाता, कपास जब तैयार हो जाता, उसके जो फूल तैयार हो जाते, तो उससे धागा निकलवा करके और वो ब्रिटेन को भेज देते थे। पानी में जो जहाज़ें चलती थीं, पानी की जहाज़ें बड़ी-बड़ी, उन पर लादा जाता था, लोड किया जाता था, और ब्रिटेन में भेज दिया जाता था। तो ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियाँ थीं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बना बनाया कच्चा माल उनके पास आ जाता था। उनको बस करना क्या होता था कि बस कपड़े बुन के तैयार करने होते थे, तो उनकी टाइमिंग भी कम लगती थी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनका कुछ नहीं लगना था,
क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी किस में थी, कपास उगाने में और धागा बनाने तक था। तो धागा उनको बना बनाया मिल जाता था, सूत उनको बना बनाया मिल जाता था, आराम से कपड़े बन जाते थे। मैनचेस्टर जो आप आज जानते हैं जो शहर है, वो वर्ल्ड फेमस था उस ज़माने में कपड़े बनाने के लिए। तो जो काम यहाँ होता था इंडिया में, भारत में भारतीय तौर तरीके से होता था, बिना मशीनों के हम उस ज़माने में शानदार से शानदार कपड़े बनाते थे, वही चीज़ वहाँ पे होने लगा। जो निर्माण कार्य यहाँ पे होता था, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता था, कंस्ट्रक्शन बंद करा दिया गया, बस केवल कपास उगाने के काम में पूरे भारतवासियों को लगा दिया गया। और जो कंस्ट्रक्शन था, जो बनाना था, जो प्रोडक्शन था, वो ब्रिटेन में होने लगा। तो जब ये चीज़ें होने लगी तो यहाँ के जो एक्सपर्ट जो कारीगर थे, बुनकर जो थे, जो कपड़ा बुनने वाले थे, उनको धीरे धीरे ऑर्डर जो है कि कम मिलने लगे। जब ऑर्डर कम मिलने लगे तो उनकी आमदनी धीरे धीरे चौपट होने लगी। अब पूरा का पूरा जो सिस्टम था, जो हथकरघा उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था इंडिया का, जो इंडिया का अपना देसी था, इंडिजीनियस था, वो जो है कि फिर धीरे धीरे एक एक करके बर्बाद होता चला गया। और फिर वो जब तक अंग्रेज़ यहाँ पे रहे तब तक उसकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं रही। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब यहाँ के जो नेता थे, जो प्राइम मिनिस्टर लोग थे, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। और आज भी सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार देने वाला कोई सेक्टर है तो वो कपड़ा उद्योग है। ठीक है, सेकेंडरी आप इसको कह सकते हैं। तो अब तो सेवा क्षेत्र भी इससे जुड़ गया है। सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला अगर कोई सेक्टर है इंडिया में, ठीक है, तो वो आपका कपड़ा उद्योग ही, कॉटेज कह रहा हूँ मैं, कॉटन इंडस्ट्री जो है या कपड़ा जो उद्योग है वो आपका है। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है, फिनिश होता है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लिखिएगा, कौन से शहर से लिख रहे सो आप मुझे देख रहे हैं भी आप लिखिएगा। और अगर कोई मन में आपके लिए डाउट हो तो उसको भी आप डाउट अपना कमेंट में लिख सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी मैंने अच्छी कर दी है। माइक मेरा जो है कि ख़राब था, मैंने माइक अपना ठीक करवा लिया है। तो जैसा भी होगा आप बताइएगा। ये धीरे धीरे मैं पूरी बुक एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने ज्योग्राफी के और सिविक्स के एक भी चैप्टर छुए नहीं हैं, अभी मैं हिस्ट्री में ही चल रहा हूँ। हिस्ट्री में आपको चैप्टर 1 से लेके केवल 6 चैप्टर छोड़ करके 9 चैप्टर तक मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है।